जब सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी का जनाजा तेहरान की सड़कों पर पहुंचा तो सैलाब गम का था, सैलाब आंसुओं का था, सैलाब टूटते हुए दिलों का था। मगर इससे ज्यादा यूनाइटेड, इससे ज्यादा एकजुट ईरान ने अपने आप को कभी महसूस नहीं किया। तो आखिरकार वो लम्हा आ गया है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, 4 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी को अंतिम विदाई सुपुर्दे खाक किया जाएगा। और आज जैसा कि आप देख सकते हैं, लोगों के हुजूम के बीच में उनका जनाजा, उनका कॉफिन पहुंचता है। इसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, मगर और भी कई बड़ी खबरें आ रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक इस्राइल अब्बास अराक्ची और गालिबाफ, जो कि ईरानी संसद के स्पीकर हैं और ईरानी डेलीगेशन, बातचीत में ईरानी डेलीगेशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इन दोनों को मारना चाहता है। जी हां, सही सुना आपने। इस्राइल इन दोनों को मार देना चाहता था बातचीत के ठीक बाद, जब वो वापस लौट रहे थे। इससे ज्यादा खतरनाक खबर क्या हो सकती है दोस्तों? इससे ज्यादा क्रूर और वाहियात सोच क्या हो सकती है? क्योंकि आप सब जानते हैं, चाहे अब्बास अराक्ची हो, गालिबाफ हो, इन्होंने कभी अपनी तरफ से कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया। अगर आप IRGC के किसी कमांडर को टारगेट करें तो बात समझ आती है, मगर यहां पर अब्बास अराक्ची और गालिबाफ को मारना, यही वजह है दोस्तों। अब सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी की अंतिम विदाई में उनके सुपुर्दे खाक में मौजूदा सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी शामिल नहीं होंगे। सही सुना आपने। कल मैंने आपको इसी मंच पर बताया था कि वो शामिल हो सकते हैं, मगर वो खबर करने के ठीक बाद फिर खबर आई कि मुश्तबा खामेनी सिक्योरिटी रीजन से, सुरक्षा कारणों से उसमें शामिल नहीं होंगे। मगर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको वो मंजर दिखाना चाहता हूं। वो मंजर जब उनका जनाजा तेहरान की सड़कों पर पहुंचा। आप देखिएगा, हवा में गम था, मातम था, मगर यह कोई आम मातम नहीं था, यह कोई आम मैयत, यह कोई आम जनाजा नहीं था। आप खुद महसूस करेंगे कि ईरान की जनता इस लम्हे पर खुद को मरहूम खामेनी से कितना करीब महसूस कर रही है। देखा जाए। या हुसैन, اصلا نمیشه باورم که دیگه نیستی بینمون، قصه یکی دوتا که نیست، تو رو گرفتن ازمون، تو رو گرفتن، تو رو گرفتن ازمون، سخت تحمل غمت। और अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये वो लम्हा था जब ग्रैंड मुसल्ला में उनका जनाजा पहुंचता है। और आप देखिएगा आसपास लोगों का रिएक्शन, उनकी प्रतिक्रिया। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, कायदे से खामेनी की मौत के बाद इस देश को टूट जाना चाहिए था, बिखर जाना चाहिए था, इमोशनली, फिजिकली, मगर उसके बिल्कुल उलट हुआ है। जनता उनसे खुद को करीब महसूस कर रही है, उनके मूल्यों, उनके सिद्धांतों, उनके प्रिंसिपल्स से खुद को कहीं ज्यादा करीब महसूस कर रही है। और यही वजह है कि इतने नुकसान के बावजूद इस जंग के बारे में कहा जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका और इस्राइल को हरा दिया, डिप्लोमैटिकली और मिलिटरीली। देखिए जब उनका जनाजा ग्रैंड मुसल्ला पहुंचा।
इंतजार कीजिएगा दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से इसराइल अब्बास अराक्ची और मोहम्मद गालिबाफ को मारने वाला था। मगर आपको यह बात भी समझना पड़ेगा कि ये दोनों मिलिट्री कमांडर्स नहीं हैं, ये दोनों नेगोशिएटर्स हैं, ये दोनों डिप्लोमैटिक शख्सियत हैं। और इससे पता चलता है कि इसराइल के दिमाग में किस तरह की खुराफात है। बहरहाल अब्बास अराक्ची डर नहीं रहे हैं, उन्होंने सीधा प्रहार किया अमेरिका और इसराइल पर। उनके इस बयान पर गौर कीजिए। वो कहते हैं, Arakchi exposes how US military meddling breeds insecurity across West Asia। वो कह रहे हैं कि अमेरिका ये जो बार बार दखल दे रहा है ना, उससे पूरे वेस्टर्न एशिया में असुरक्षा पैदा हो रही है, इनसिक्योरिटी पैदा हो रही है, और जो तमाम देश हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, गौर फरमाते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका की उस दलील पर निशाना साधा है कि उनकी मौजूदगी से इलाके को सुरक्षा मिलती है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ने पश्चिम एशिया में सुरक्षा नहीं बल्कि सिर्फ एनार्की और अस्थिरता फैलाई है। अराक्ची ने गुरुवार रात एक्स पर अमेरिकी सेंटकॉम की उस घोषणा का जवाब दिया जिसमें बहरीन में कई देशों के अधिकारियों के साथ मिलिट्री बैठक की बात कही गई थी। उन्होंने सवाल किया कि सेंटकॉम ने हमारे इलाके में सुरक्षा लाई है या असुरक्षा, यानी सिक्योरिटी लाई है या इनसिक्योरिटी। उन्होंने कहा इसका जवाब बिल्कुल साफ है। अराक्ची ने आगे ईरान की सैन्य ताकत का जिक्र करते हुए कहा, हमारी ताकतवर सशस्त्र सेनाओं, हमारी मिलिट्री फोर्सेस ने यह साबित किया है कि बाहरी ताकतें तो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर पाती। हमारे इलाके में स्थायी शांति यानी परमानेंट पीस तभी पॉसिबल है जब इसमें सभी देशों की बराबर भागीदारी हो और किसी बाहरी ताकत की दखलंदाजी ना हो। आपको समझना पड़ेगा कि अब्बास अराक्ची ने जो बात कही है उसके मायने क्या हैं। गौर फरमाएं। विदेश मंत्री अराक्ची का यह संदेश साफ इशारा है कि असली सुरक्षा किसी दूर बैठे ताकतवर देश के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती, खासकर ऐसे देश जिसका इस इलाके में दखल और सैन्य कार्रवाई का लंबा इतिहास रहा हो। उन्होंने कहा कि ईरान आज भी ऐसे क्षेत्रीय ढांचे की वकालत करता है जो आपसी सम्मान यानी म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे के इंटरनल मामलों में दखल ना देना और वेस्ट एशिया के देशों की सामूहिक ताकत यानी इंटीग्रेटेड स्ट्रेंथ पर बेस्ड हो। अराक्ची के मुताबिक ऐसा मॉडल किसी सेंटकॉम के लीडरशिप वाले मिलिट्री गठबंधन से कहीं ज्यादा असरदार साबित होगा। आपको गौर करना पड़ेगा दोस्तों, अराक्ची यहां क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट के तमाम देशों, वेस्टर्न एशिया की तमाम देशों को यह समझा रहे हैं कि अमेरिका आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकता है। कहीं ना कहीं ईरान एक जमीन तैयार कर रहा है जो दर्जा आज अमेरिका का खाड़ी देशों में है, वही दर्जा ईरान का हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं मिलिटरीली, सैन्य तौर पर पूरे मिडिल ईस्ट में तमाम मुस्लिम देशों में ईरान इज नंबर 1 और इस बात में कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। और इसीलिए इसराइल उसको नेस्तनाबूद कर देना चाहता है, उसे खत्म कर देना चाहता है। मगर बड़ा सवाल दोस्तों, यह कैसी सोच है, यह कैसी क्रूर सोच है जो बातचीत में शामिल मीडिएटर्स को, खिलाड़ियों को मार देना चाहती है। गौर फरमाइए न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट क्या कहती है। यूएस ऑफिशियल्स बिलीव्ड इजराइल वाज प्लॉटिंग टू किल इरानियन नेगोशिएटर्स। एनी इजरायली अटेम्प्ट टू किल अब्बास अराक्ची द फॉरेन मिनिस्टर और मोहम्मद गालिबाफ द पार्लियामेंट स्पीकर would have derailed peace talks, American officials feared। खुद अमेरिका इस बात को मान रहा है कि अगर ऐसा होता तो बातचीत खत्म हो जाती। अब आप समझे कि ट्रंप जैसा शख्स भी नेतन्याहू से दूरी क्यों बना रहा है, क्योंकि ये नेतन्याहू बेकाबू हो गए हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। और यही वजह है कि इनका काम और इनकी सोच एक जेनोसाइडल मेनियक, एक किलर, एक अपराधी, एक क्रिमिनल जैसी हो गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट क्या कहती है दोस्तों, आइए अब इस पे गौर करते हैं, क्योंकि इसका एक एक लफ्ज हैरत अंगेज है, शॉकिंग है। गौर फरमाएं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर की बातचीत के दौरान अमेरिकी ऑफिशियल्स को डर था कि इसराइल ईरान के 2 बड़े वार्ताकारों अब्बास अराक्ची और मोहम्मद बागिर गालिबाफ की हत्या की योजना बना रहा है। इसी वजह से अमेरिका ने इलाके में कुछ देशों के जरिए ईरान को वार्निंग भिजवाई थी।
और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। गौर किया आपने, अमेरिका ने ईरान को वार्न किया था। इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती कि इस्राएल के खिलाफ अमेरिका ईरान को वार्न कर रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं ट्रंप भी समझ रहे हैं, अमेरिका भी समझ रहा है कि इस इस्राएल के साथ दोस्ती जारी रखना, और इसके कुछ लिमिटेशंस हो सकते हैं, यह दोस्ती जारी रखना मुश्किल होगा। हालांकि मेरा यह मानना है कि इस्राएल की जड़ें अमेरिका में बहुत मजबूत हैं, लिहाजा ये रिश्ते तुरंत खत्म नहीं हो सकते। हालांकि याद कीजिएगा, जेडी वैंस ने वार्निंग दी थी। उन्होंने कहा था कि इस्राएल के अंदर कई इजरायली लीडर्स जो हैं ट्रंप को गाली दे रहे हैं, बाज आइए, क्योंकि आपको दुनिया में कोई और देश बर्दाश्त नहीं करता, कोई और नेता बर्दाश्त नहीं करता ट्रंप को छोड़ के। अब आगे गौर फरमाते हैं कि यह खबर क्या कहती है। रिपोर्ट का सबसे बड़ा दावा, अमेरिकी अधिकारियों को लगा कि इस्राएल ईरान के विदेश मंत्री अरागची और गालिबाफ की हत्या कर सकता है। दोनों ही उस तरफ, ईरान की तरफ से बातचीत की अगुवाई कर रहे थे। अमेरिका का मानना है कि अगर इनमें से किसी की हत्या हो जाती तो बातचीत तुरंत टूट जाती और युद्ध फिर से भड़क जाता। इस्राएल की स्ट्रैटेजी क्या है? रिपोर्ट कहती है कि युद्ध की शुरुआत से ही इस्राएल की स्ट्रैटेजी ईरान के बड़े नेताओं को निशाना बनाने की रही है, ताकि ईरान की मौजूदा सरकार कमजोर हो जाए या गिर जाए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पहले भी इस्राएल के हमलों में ईरान के कई बड़े नेता मारे गए। उसमें अली लारिजानी का जिक्र है, जिनकी मौत से पहले की बातचीत पर असर पड़ा था। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका को लगा कि अगर बातचीत के दौरान हत्या हुई तो शांति की कोशिश खत्म हो जाएगी, इसलिए उसने इलाके के दूसरे देशों से कहा कि वे ईरान को वार्न करें, आगाह करें कि उसके किसी बड़े नेता निशाने पर हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इस्राएल को भी साफ कहा कि ऐसी कार्रवाई ना करें ताकि बातचीत जारी रह सके। बड़ा सवाल दोस्तों, अभी हाल ही में दोहा में बातचीत हुई थी और ना गालिबाफ पहुंचे ना अरागची पहुंचे। क्या इसके पीछे भी यही वार्निंग थी? क्या अमेरिका ने ईरान को वार्न किया था, जिसके चलते गालिबाफ और अरागची दोहा नहीं पहुंचे? क्योंकि याद कीजिएगा दोस्तों, जब युद्ध चल रहा था तब इस्राएल ने दोहा पर हमला किया था, उसके कई बेसिस पर हमला किया था, जब उसे इस बात का पता चला था कि वहां पर कुछ हमास के अधिकारी मौजूद थे। यह इस्राएल तमाम हदों को पार कर सकता है। आगे इस्लामाबाद की यात्रा का मामला। रिपोर्ट में बताया गया है कि अप्रैल में गालिबाफ को पाकिस्तान के इस्लामाबाद जाना था, जहां उनकी अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस से मुलाकात तय थी। रास्ते में हमले के डर से ईरान ने पाकिस्तान और कतर के जरिए सुरक्षा की गारंटी मांगी। इसके बाद पाकिस्तान ने ईरानी विमान को आने और लौटने दोनों समय लड़ाकू विमानों की सुरक्षा दी। उस विमान में 70 से ज्यादा लोग सवार थे। अब मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि किस तरह से वो विमान वापस गया, किस तरह का खतरा उसे बना हुआ था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट दरअसल कहती क्या है, गौर फरमाएं। वापसी के समय हुआ क्या? रिपोर्ट के मुताबिक लौटते इस समय ईरानी अधिकारियों को खबर मिली कि इस्राएली लड़ाकू विमान पश्चिमी इराक की तरफ से ईरानी हवाई क्षेत्र में घुस गए हैं और गालिबाफ के विमान को निशाना बना सकते हैं। इसके बाद विमान को मशहद उतारा गया और आगे का सफर सड़क के रास्ते से पूरा किया गया। मगर यह भी अपने आप में कितना खतरनाक था। प्लेन मशहद उतर जाता है, उसके बाद सड़क के रास्ते जाता है। अब इमेजिन कीजिए अगर इस बात की भनक इस्राएल को लग जाती, तब इस्राएल बहुत ही आसानी से सड़क पर उनके कॉन्वॉय पर हमला करता। ऐसे बहुत जरूरी हो जाता है कि हम जानें कि इस पूरे मामले में अमेरिका का क्या रोल था। अमेरिका की सोच क्या थी? रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों का मानना था कि युद्ध के दौरान इस्राएल इन नेताओं को सैन्य निशाना मान सकता है, लेकिन जैसे ही अप्रैल में औपचारिक बातचीत शुरू हुई, उन्हें निशाना बनाना एक बड़ी राजनीतिक गलती होती, क्योंकि इससे बातचीत खत्म हो जाती और युद्ध दोबारा शुरू हो सकता था। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, अमेरिका बातचीत चाहता है, इस्राएल ईरान को कमजोर करना चाहता है। इस्राएल चाहता है वहां एनार्की हो जाए, पूरी तरह से केओस हो जाए, अराजकता मच जाए। और यही वजह है कि वो ईरान के हर बड़े नेता को मार देना चाहता है।
इस वक्त कहने को सीज फायर है, मगर आप जानते हैं मोसाद लगातार कोशिश कर रहा होगा ईरान के बड़े नेताओं, खासतौर से अरागची और गालिबाफ को मौत के घाट उतार देना। और मुश्तबा खामेनी तो टारगेट नंबर 1 है, इसीलिए वो आयतुल्लाह खामेनी के सुपुर्दे खाक उनकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। मगर दोस्तों, ये सोच के भी सेहरन पैदा होती है, उस अंतिम यात्रा में दुनिया भर के लीडर्स होंगे, दुनिया भर के लीडर्स, हजारों और लाखों की तादाद में ईरान और इराक की जनता होगी। ऐसे में भी इस्राइल यह सोच रहा है कि हमला किया जाए, क्योंकि अगर हमला किया गया तो कई विदेशी मेहमान निशाने पर आ सकते हैं। और याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने कल आपको बताया था कि ईरान में खातम अल अनबिया ने वार्निंग दी है अमेरिका और इस्राइल को कि आयतुल्लाह खामेनी की अंतिम यात्रा पर किसी तरह की कोई गुस्ताखी मत करना। साफ तौर पर यह वार्निंग दी गई है। मगर मैं चाहता हूं दोस्तों, एक बार फिर उस नजारे को देखिए, तेहरान की सड़कों पर वो नजारा जब उनका जनाजा, उनकी मैयत पहुंची और लोगों का हुजूम। आज 3 जुलाई है दोस्तों, और जैसे मैंने बताया, कल से यह पूरी प्रक्रिया शुरू होने वाली है, दुनिया भर के नेता पहुंचने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, प्रेस टेलीविजन का यह आर्टिकल दरअसल कहता क्या है। मैं चाहूंगा आप इसके एक एक अल्फाज पर गौर करें, जिससे आपको पता चलेगा कि इसके क्या मायने हैं ईरान की जनता के लिए, इराक के लिए और पूरे मिडिल ईस्ट के लिए। गौर फरमाएं। ईरान अपने आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े श्रद्धांजलि कार्यक्रमों में से एक की तैयारी कर रहा है। उम्मीद है कि पूरे देश से लाखों लोग, कई देशों के बड़े नेता, धार्मिक विद्वान और विदेशी डेलीगेशन शहीद हुए इस्लामी क्रांति के नेता सैयद अली खामेनी को आखिरी श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। यह विदाई समारोह कई दिनों तक चलेगा। कार्यक्रम ईरान के कई शहरों के साथ साथ इराक के पवित्र शहर नजफ और करबला में भी होंगे। इन समारोह में आयतुल्लाह खामेनी और उनके परिवार के 4 सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिनकी 28 फरवरी को अमेरिका और इस्राइल के हमले में मौत हो गई थी। जिन लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी उनमें उनके दामाद डॉक्टर मिसबा अल होदा बागेरी कानी, उनकी बड़ी बेटी सईदा बशरा हुसैनी खामनी और उनकी 14 महीने की पोती जहरा मोहम्मद गोलपायगानी और उनकी बहू जहरा हद्दाद आदेल शामिल हैं। जहरा हद्दाद आदेल मौजूदा सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा हुसैनी खामेनी की पत्नी हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्यक्रम देश और दुनिया दोनों स्तर पर बहुत बड़े और पहले ना देखा गया आयोजन होगा। उनका कहना है कि इससे ईरान और मुस्लिम दुनिया में आयतुल्लाह खामेनी की राजनीतिक, धार्मिक और स्पिरिचुअल अहमियत झलकती है। आधिकारिक प्रोग्राम 3 जुलाई यानी आज से शुरू हो गया है। इनमें 45 से ज्यादा देशों के अधिकारी शहीद नेता को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके बाद तेहरान, कौम, नजफ, करबला और आखिर में मशहद में बड़े प्रोग्राम्स होंगे। मशहद में इमाम रजा की दरगाह पर आयतुल्लाह खामेनी और उनके परिवार के सदस्यों को सुपुर्द खाक किया जाएगा। और जाहिर सी बात है दोस्तों, बड़े बड़े नेता यहां पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर नहीं जा रहे हैं, मगर भारत की तरफ से विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा और बिहार के गवर्नर जनरल सैयद अता हसनैन जा रहे हैं। मगर बड़ा सवाल दोस्तों, होगा क्या उस दिन? ये आयोजन होंगे कैसे जो आज से शुरू हो गए हैं? गौर फरमाइए। देश भर में होने वाले कार्यक्रमों का पहला चरण आज शुरू हो गया है। तेहरान में 45 से ज्यादा देशों के अधिकारी, जिनमें मुस्लिम देशों के कई प्रतिनिधि शामिल हैं, शहीद नेता को आखिरी श्रद्धांजलि देंगे। 4 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला के दरवाजे सुबह 6 बजे से लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। लाखों लोगों के आने की उम्मीद है और उसे देखते हुए बड़ा मस्जिद परिसर लगातार 2 दिन तक 24 घंटे खुला रहेगा। राजधानी तेहरान में 2 बड़े प्रोग्राम्स होंगे। पहला, मुसल्ला के अंदर सार्वजनिक श्रद्धांजलि सभा और जनाजी की नमाज। इसके बाद मंडे को तेहरान की सड़कों पर एक बड़ा अंतिम जुलूस, आखिरी यात्रा निकाली जाएगी।
ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि इन कार्यक्रमों की तैयारी पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से चल रही है। इसके लिए कई कमिटियां बनाई गई जो सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी कल्चरल प्रोग्राम्स, लोगों की सुविधाएं, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल सेवाएं, सिक्योरिटी और भीड़ को संभालने का काम देख रही हैं। मगर यकीनन दोस्तों, यह ईरान के इतिहास का बहुत अहम मौका है और बड़ा सवाल अगले 6 दिन यह भी तय करेंगे कि मिडिल ईस्ट में शांति आएगी या पूरा इलाका तूफान में घिर जाएगा। क्योंकि इस्राइल खुराफात करने की कोशिश कर रहा है, उसकी सोच में है कि कुछ किया जाए जिससे हालात फिर से बद से बदतर हो जाएं। लिहाजा इस मंच पर मेरी पैनी निगाह हर घटनाक्रम पर बनी रहेगी, जैसा कि पहले भी मैं करता आया हूं। यह मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।